गतिविधि को चाहता है ना, उसको वैसे ही रहने दो। वंदे मातरम बच्चों, जैसा कि अपना जो विषय चल रहा था कक्षा 9वीं में फ्रांसीसी क्रांति, उसी अध्याय का ये आज 5वां वीडियो है, जिसमें अपन ने पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति एवं उसके बाद महिलाओं की स्थिति। इस विषय का अपन आज इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहें। पिछले वीडियो में अपन ने फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के विषय को समझा था। आज का जो विषय है कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में महिला अधिकारों की स्थिति किस प्रकार की थी। जैसा कि हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में जो बदलाव हुए, उन बदलावों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया, और जिसका प्रमुख कारण था उनका अपन इसमें विश्लेषण करेंगे। जैसा कि विदित है कि फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय हुए आंदोलनों में फ्रांसीसी समाज के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुए बदलावों के संघर्ष में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ रहकर के हर प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया, और महिलाओं ने इसलिए इन सब गतिविधियों में भाग लिया कि राजतंत्र का यदि उन्मूलन होगा तो हमारे जीवन स्तर में भी बहुत अधिक सुधार होगा, हमारे जीवन स्तर में भी बदलाव होगा। लेकिन आने वाली सरकार में उनके जीवन स्तर के सुधारात्मक दृष्टि से ऐसा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। अर्थात महिलाओं के तमाम संघर्षकालीन कार्यों को नवीन सरकार ने भी नज़रअंदाज किया, और तीसरे स्टेट की जो अधिकांश महिलाएं थी वो अभी भी घरेलू कामकाज तक ही सीमित थी। कुछ सामान्य गतिविधियों में, जिनमें घरेलू नौकर के रूप में कार्य करना, किसी प्रकार के कृषिगत क्षेत्रों में कुछ काम करना, और शराब आदि की गतिविधियों में भाग लेना, इस तरह की गतिविधियों में ही उनको अनुमति थी। उन्हें अन्य श्रेणी की जो महिलाएं थी या अन्य स्टेट की जो महिलाएं थी, उनके समक्ष अधिकार नहीं थे। तीसरे स्टेट की केवल कुछ पढ़े लिखे वकील या कर्मचारी श्रेणी के वर्ग के लोगों को, परिवारों की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण करने के अधिकार थे, बाकी किसी को भी नहीं थे। अपनी इस स्थिति में सुधार के लिए महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए अनेक महिला राजनीतिक क्लब प्रारंभ किए। कई प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, अखबार निकालना उन्होंने प्रारंभ किया, जिसमें महिलाओं की स्थितियों को खुलकर लिखना, उजागर करना, उनके ऊपर राजनीतिक बहस करके महिलाओं का एकता प्रदान करने, जुड़ने का प्रयास अनवरत रूप से चलता रहा।
और इन महिला राजनीतिक क्लबों में द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर और सक्रिय महिला क्लबों में माना जाता था, जो सदैव महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों में समान अधिकार मिले इस बात पर जोर देता था। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने समझा कि 1791 में असेंबली द्वारा गठित संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, अर्थात उन्हें कुछ सुविधाएं तो दी गई लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में उनके अधिकार नगण्य थे। बाद में सुधारात्मक क्रांतिकारी परिणामों से बनी हुई सरकार ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधारने के लिए कुछ प्रयास किया। कुछ सामान्य जीवन स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से कुछ कानून भी उन्होंने बनाए, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में उनको पढ़ने के लिए लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। बिना मर्जी के शादी करने पर पाबंदी लगाई गई, अर्थात कम उम्र में होने वाली जो शादी थी, विवाह पद्धति थी, उसको रोकने के लिए कानून बनाया और शादी करने के लिए लड़की की सहमति की बात उसमें जोड़ी गई। जिस प्रकार से केवल तलाक लेने का अधिकार पुरुषों को था, उसमें सुधार करते हुए महिलाओं को भी ये अधिकार दिया गया कि यदि वह विवाह विच्छेद करना चाहते हैं तो स्वयं की ओर से भी तलाक की अर्जी दे सकती है। अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षणों में गतिविधियों में महिलाओं को अनुमति दी गई, जिसके अंतर्गत कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में महिलाओं ने अनेक कार्य करने की उनको छूट मिली। लेकिन इन तमाम व्यवस्थाओं में सुधार के बावजूद भी महिलाओं की जो एक पुरजोर मांग थी राजनीतिक मताधिकार का, उन्हें अभी भी अधिकार नहीं दिया गया, अर्थात वह राजनीतिक गतिविधियों में किसी प्रकार की सहभागिता नहीं रख पाती थी, जो कि राजतंत्र के उन्मूलन के समय ये सब बातें महिलाओं के सामने रखी गई थी। बाद में उनको इन अधिकारों से वंचित रखा गया। क्रांतिकारी सरकार के तमाम सुधारात्मक प्रयास के बावजूद भी महिलाओं को जब सफलतादारी अधिकार नहीं दिए गए तो महिलाओं को बड़ी निराशा हुई। क्रांतिकारी सरकार के इन सुधारात्मक कानूनों के बावजूद भी महिलाओं का राजनीतिक अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष अनवरत रूप से चलता रहा, जिसे उस कालखंड के आतंक राज ने कुचलने का भी बहुत प्रयास किया। उनके अनेक क्लबों एवं उनकी अनेक प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई गई तथा महिला क्लबों में महिला संघर्षों का नेतृत्व करने वाली अनेक महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया और कईयों को तो फांसी तक पर लटकाया गया। लेकिन महिलाओं की जागृति और उनके संघर्ष में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई और उन्होंने ये संघर्ष अनवरत रूप से अपना जारी रखा और संघर्ष अगली सदी तक चलता रहा और इतिहास
बताता है कि 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में पूरे यूरोप महाद्वीप में अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार का एक सशक्त आंदोलन खड़ा हो गया और इस आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार की मांग काफ़ी हद तक जोर पकड़ने लगी। फलस्वरूप महिलाओं के लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1946 में फ्रांस की नवनिर्वाचित सरकार ने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता होने का भी पुरुषों के समान अधिकार का कानून बनाया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी सरकार और गणतांत्रिक सरकार के गठित होने के बावजूद भी महिला अधिकारों की फ्रांस में काफ़ी कमी थी, जिन्हें एक लंबे महिला राजनीतिक संघर्ष के बाद उन्हें वो सफलता मिली। अब देखिए इस पाठ में कुछ नवीन शब्दावली आई है, उनका भी भावार्थ हमारे ध्यान में होना चाहिए। जैसे एक शब्द आया कॉन्वेंट। यहाँ पर कॉन्वेंट का तात्पर्य था धार्मिक जीवन को समर्पित होने वाले समूहों के लिए जो भवन बने हुए थे उसको कॉन्वेंट नाम दिया गया। एक था डायरेक्टरी, जो विधान परिषदों द्वारा नियुक्त 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका को डायरेक्टरी कहा जाता था। एक शब्द आया गोलोटिन। गोलोटिन एक प्रकार की मशीन का नाम है जिसे गोलोटिन ने बनाया था। और ये मशीन किस प्रकार की थी? इस मशीन पर 2 खंभों के बीच में लटकी हुई एक आरे वाली मशीन होती थी, जिस पर रख कर के उस समय के अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस प्रकार से आज के इस संपूर्ण वीडियो में हमने फ्रांस में महिला अधिकारों की पूर्व स्थिति और बाद में उसमें हुए सुधार के ऊपर चर्चा की, समझने का प्रयास किया। और अब अगले वीडियो में फ्रांस में दास प्रथा के अंत के बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।